चलिए टॉपिक, आज का टॉपिक लिखिए। जो टॉपिक आज हमने लिया है, गॉस थ्योरम पर बेस्ड एप्लीकेशन अभी चल रहा है सीरीज में। गॉस थ्योरम पर बेस्ड जो एप्लीकेशन चल रहा है उसका एक और एप्लीकेशन यहाँ ले है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए कि फाइंड एन एक्सप्रेशन find an expression of electric field due to a large charged sheet। और ये शीट हमारा इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा। पहले हम इंसुलेटर लेते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड एप्लीकेशन है जो हम लोग लेने जा रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन, इससे पहले के एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा क्या क्या। पहला एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम पर बेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ए लॉन्ग चार्ज थिन कंडक्टर वायर। दूसरा एप्लीकेशन था ए चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल। और आज तीसरा एप्लीकेशन है जो हम ले रहे हैं, ए लार्ज शीट जो कि चार्ज होगा। अब चार्ज शीट की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। नहीं, उसके लिए एक्सप्रेशन हमें जैसे पहले वाले में मिला था, लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर वायर, जो थिन कंडक्टर वायर था, उसकी वजह से एक्सप्रेशन कितना मिला था वो हमने भी देखा। दूसरे में चार्ज स्फेरिकल शेल था, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखा। तीसरा, अब चार्ज शीट अगर रहेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके लिए भी एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर लेंगे। यही आज का टॉपिक है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, और ये फिगर मैं बना दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। डॉट 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 का मतलब लार्ज साइज। तो अब लार्ज साइज में हम अगर ले रहे हैं तो इसको यूं कर लीजिए और इसको यहाँ से बनाकर ये ले लीजिए, ठीक है। और एक चीज और है इसमें, ये चार्ज शीट जो रहेगा वो थिन रहेगा, है ना, ये भी थिन ही रहेगा। तो अब इस पे चलिए, ठीक है। ये बनाने के बाद अब आप यहाँ पर चार्ज दे लेंगे, पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। पॉजिटिव ही साइन हमारे लिए कन्वेंशनल है। ये यस, बना लिए? नहीं बनाइए। तब तक मैं इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन करता हूँ फिगर में। इस चार्ज शीट की वजह से जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वो पॉइंट कौन सा है, हम उस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पर इस शीट के पैरेलल एक स्मॉल एरिया ले लीजिए इस पॉइंट के अराउंड में, लाइक दिस,
ठीक है। तो ये पॉइंट P हो गया जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस चार्ज शीट की वजह से। और उसी पॉइंट के अराउंड में इस शीट के पैरेलल में ये हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया। इस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन नेचुरली इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बनेगा इस पॉइंट पे, वो भी यहां से लाइन जो मिलाया जाएगा उसके अलोंग ही होगा। तो अलोंग में वो भी इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस से परपेंडिकुलर ही आउट होगा, क्योंकि ये सरफेस जो लिया है इस पॉइंट के अराउंड में ये सरफेस, वो ये सरफेस इस सरफेस के पैरेलल है। अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो इस पे भी परपेंडिकुलर हुआ, और फिर इस पर परपेंडिकुलरली आउट होगा तो वो इससे भी परपेंडिकुलरली आउट होगा। अब लीजिए ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गॉस थ्योरम को यूज करके चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गॉस थ्योरम को यूज करके निकालना हो, हमें गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए गॉसियन सरफेस तो चाहिए। गॉसियन सरफेस के लिए ही हमने इसको लिया है। अब इसको कंस्ट्रक्शन में यूज करते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे जो सिलेंड्रिकल होगा, और वो सिलेंड्रिकल सरफेस इसको क्रॉस करता हुआ पास करेगा। तो लीजिए अब इसको एक्सटेंड करता हूं मैं इस तरह से, और इस तरह से, ठीक है। तो अब ये सरफेस आया और इसको क्रॉस करता हुआ इधर पास करेगा, ठीक है। तो पास करेगा तो अब ये यहां पर ऐसे ही पास करेगा, और ये पास करने के बाद ये इधर से आउट होगा और इधर से ये आउट होगा, ठीक है। और तब यहां से ये भी बनेगा, ओके, यस। चलिए, तो अब ये सिलेंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस का काम करेगा, और इसलिए इस पर हम नाम दे देते हैं S, ठीक है, गॉसियन सरफेस। ठीक है। चलिए, तो अब हमारा काम ये है कि जब ये गॉसियन सरफेस का काम कर रहा है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज हो गया। जब ये इस शीट को पास कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो पास करने के दौरान ये इसके कितने चार्ज को अपने अंदर रखते हुए पास कर रहा है, हम उसको फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो अब चार्ज का अमाउंट इस शीट पर कितना है, लार्ज शीट है इसलिए कह नहीं सकते कितना है। तो पर यूनिट एरिया इसमें सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पर यूनिट एरिया आप चार्ज ले लीजिए। पर यूनिट एरिया चार्ज अगर आप इस पर लेंगे तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं लेट सिग्मा द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द शीट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब एरिया डेंसिटी का हिसाब से चार्ज आपको रखना है, ठीक है, एरिया डेंसिटी के हिसाब से। और इसलिए जो सरफेस, जो गॉसियन सरफेस इस शीट से होकर पास कर रहा है, अगर उस सरफेस का ये एरिया डेल्टा ए है तो फिर यही एरिया यहां भी होगा डेल्टा ए। तो एक यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा, तो इस डेल्टा ए एरिया पे चार्ज कितना आ सकता है, तो उसके लिए हम डेल्टा ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड the Gaussian surface S, inside S कह देते हैं S इक्वल टू सिग्मा टाइम्स डेल A, और सिग्मा टाइम्स डेल A है तो यही Q मान लीजिए, ठीक है, यस। अब आइए E
द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी फाउंड एट P, ठीक है, ऑन डेल A, ऑन डेल A, ठीक। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। और P क्या है? P एक पॉइंट है किस सरफेस पे? ये सिलिंड्रिकल सरफेस जो है उसका फ्लैट सरफेस डेल A पर, ठीक है। चलिए इतना लिख लिए, फिगर भी बना लिए हैं, ओके। तो अब हम इसे इरेज करते हैं। और अब हमारा काम है बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पता करना कि इस गॉसियन सरफेस से होकर के टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है। हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। इस सरफेस से होकर कितना पास कर रहा है फ्लक्स, इसके लिए हम इसमें सरफेस ढूंढ लें कि किस किस सरफेस से पॉसिबली वो पास करेगा, ठीक है। तो पहला सरफेस हमारा ये है फ्लैट सरफेस जो राइट वार्ड पास करने देगा फील्ड को। दूसरा सरफेस इसके अपोजिट यहाँ जो लेफ्ट वार्ड पास करने देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यहीं हो गया। तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलेंडर का सरफेस एरिया जो कर्व सरफेस एरिया है उससे होकर पास करेगा, है ना। आप इस पेन को समझ सकते हैं, इस पेन को समझ सकते हैं कि एक सरफेस ये है जो फ्लैट है, एक सरफेस ये है ये भी फ्लैट है, सर्कुलर है, और ये है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो फ्लक्स जब इसे पास करेगा तो इस तरफ से पास करेगा, नीचे से पास करेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक में इधर 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 और सब तरफ से पास करेगा, इधर इधर, और इस फ्लैट सरफेस एरिया से फ्लक्स इधर पास करेगा, इस फ्लैट सरफेस एरिया से फ्लक्स इधर पास करेगा। तो ये है फ्लक्स का कॉन्सेप्ट कि पास करने वाला पॉसिबिलिटी क्या क्या है। Therefore, total flux, total E flux through S is phi E equal to phi CSA plus phi del A1 plus phi del A2। ये डेल A1 यहाँ पर मानकर चलिएगा, डेल A1 यहाँ पर मानकर चलिएगा और डेल A2 यहाँ पर मानकर चलिएगा, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया यही है, कर्व सरफेस एरिया हमने लिखा है CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो अब ये तीन तरह के फ्लक्स इससे पास करेंगे और तीनों का सम इस टोटल सरफेस से होकर पास करने वाला, इस टोटल गॉसियन सरफेस से होकर पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इतना तक तो आप समझ गए। अब इसको फाइंड आउट कैसे कैसे करेंगे? इक्वल टू CSA से फ्लक्स जो पास करेगा तो फील्ड तो रहेगा राइट वार्ड ही, लेकिन फ्लक्स का डायरेक्शन के लिए एरिया का डायरेक्शन भी तो मायने रखता है। एरिया इस सरफेस एरिया का इस पर अगर लीजिएगा, मान लीजिए ले लिया डेल्टा एरिया, इस पर ले लिया ये, तो ये डेल्टा एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, तो एरिया इसके लिए डायरेक्शन इधर रख रहा है और फील्ड का डायरेक्शन इसके लिए इधर रख रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो अब इसलिए आप लिखेंगे कि समेशन ऑफ E टाइम्स डेल A cos 90 डिग्री प्लस समेशन इसलिए कि एक एलिमेंट्री एरिया लिया है डेल्टा A, तो ये पूरे सरफेस पे, गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस पे, पूरे गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस पे ऐसा ऐसा बहुत सारा एरिया लिया जा सकता है। तो सबसे होकर के फ्लक्स पास आउट होगा, तो सबका हम कितना फ्लक्स निकलेगा टोटल करने के लिए तो ऐड ही करेंगे, ऐड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर समेशन का साइन ले रहे हैं, ठीक है, ओके। अब जाकर के ये डेल्टा A1 इसे कितना फ्लक्स पास आउट करेगा उसको हम निकाल लें, तो E टाइम्स डेल A और cos 0 डिग्री, ठीक है, और प्लस फिर एक बार E टाइम्स डेल A cos, इसमें कितना, अब देखिए ये चार्ज है तो इसका फील्ड इस एरिया से इस डायरेक्शन में पास आउट होगा और इसका एरिया भी इसी डायरेक्शन में पास आउट हो रहा है, ठीक है। दोनों के लिए
दोनों के लिए एंगल कितना बनेगा, तो ये अगर ई है और ये अगर डेल ए है, ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा इक्वल टू यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर भी 0 डिग्री, इसलिए यहाँ पर भी 0 डिग्री। अब आइए, ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है, ये cos 90 का वैल्यू हम में से हर किसी के लिए नोन है। क्या है, 1 नहीं नहीं, तो आप कहना है कि नहीं है। यस, ये एक टेस्ट ऑफ नॉलेज था, एक टेस्ट ऑफ नॉलेज था। ये 1 नहीं है, सही कहा आपने, ये 0 होगा। तो 0 होगा तो ये वैल्यू यहाँ पर 0 रख लेंगे, और तब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, तो समेशन भी 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 0 लिख दिया। और ये ई और डेल ए, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, इसमें 1 होता है। यस, ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अगेन ई टाइम्स डेल ए आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ये तो 0 रह गया, खत्म हो गया। ओके, तो अब क्या बचा, 2 टाइम्स ए डेल ए, ये ना। यस, तो अब 2 टाइम्स डेल ए, तो अब यहाँ पर लिख लीजिए, रीजन दे दीजिएगा क्या, कि डेल ए 1 और डेल ए 2 दोनों इक्वल वैल्यू का है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं रीजन कि हियर सिंस डेल ए 1 इक्वल टू डेल ए 2 और कितना, डेल ए, है ना, ये से सिर्फ 1 और 2 हमने दिया पोर्शन का, पोजीशन का डिफरेंस करने के लिए। ये डेल ए 1 यहाँ राइट साइड वाला है और ये डेल ए 2 यहाँ लेफ्ट साइड वाला है, दोनों का वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो ये ट्वाइस हो गया, ये 5e हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अब इतना निकालने के बाद अब हम कह सकते हैं कि डिफिनीशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास आउट हो सकता है, इस इनक्लोजर से हम निकाल लिए। हमें याद करना पड़ेगा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, जो गॉस थ्योरम क्लेम करता है कि किसी एक इनक्लोजर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो सकता है, किसी इनक्लोजर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो सकता है। इसके लिए वो रिकॉल कीजिए, आप में से हर कोई इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज किए ही होंगे जी। 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द इनक्लोजर, यही था। ठीक, तो अगर यही था तो अब हम यहाँ पर फिर से मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। तो अब यहाँ पर लिखिए, बट टोटल ई फ्लक्स थ्रू एस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q टोटल चार्ज बाय गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम से। यस, तो अब आइए इस चीज को, टोटल फ्लक्स ये बता रहा है, ये है ना, तो इसलिए आप phi कह लीजिए, phi इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q। ठीक है, तो अगर 1/ε0 टाइम्स Q है तो अब ये भी phi निकल गया और ये भी phi हमने निकाला था, तो अब दोनों ही का वैल्यू तो सेम है, क्योंकि सेम इनक्लोजर से पास आउट होने वाला है, दोनों इक्वल है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ट्वाइस ई टाइम्स डेल ए इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q। ठीक है, ट्वाइस ई टाइम्स डेल ए इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q का वैल्यू क्या था, Q तो टोटल चार्ज था जो इसके अंदर आ सका। कब, जब ये सरफेस इससे होकर पास करने लगा, इस शीट से परपेंडिकुलरली पास करने लगा, तो इसका कुछ चार्ज इसके अंदर आ गया। तो अब कितना आया वो चार्ज निकालने के लिए हमने सिग्मा में डेल ए से मल्टीप्लाई करके निकाला था, तो वो वैल्यू अब यहाँ पर रखेंगे, सिग्मा टाइम्स डेल ए। ठीक है, तो डेल ए से डेल ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो अब क्या बचेगा, तो E इक्वल टू, यही निकालना है E, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइम ε0 और इनटू सिग्मा, ये 1/2 टाइम्स सिग्मा। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो हम निकालने के लिए चले थे। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस चार्ज शीट की वजह से वो हमें यहाँ मिल गया ये। ठीक है, इसी के साथ हमारा काम ये पूरा हो गया। अब हम इस बार रिमार्क्स के अंदर
एक बात नोट कराना चाहेंगे कि अगर ये हमने इंसुलेटर लिया था तब ये हमारा आया था, अगर ये हम इंसुलेटर नहीं लिए होते, चार्ज कंडक्टर होता, शीट जो है वह कंडक्टर होता, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसकी वजह से। तो चलिए कुछ बात माने इसको तो हम क्लियर करेंगे ही रिमार्क्स में, और साथ ही साथ कुछ और बात भी रिमार्क्स में हम क्लियर करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। लिखिए रिमार्क्स। रिमार्क्स में पॉइंट नंबर 1, when the charged sheet is conductor, जब कंडक्टर होगा तब, अगर कंडक्टर होगा तो सोचिए जो इंसुलेटर रहता है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं, अगर कंडक्टर होता तो इंसुलेटर पर दिया हुआ चार्ज तो मूव करने को नहीं है फ्री, इंसुलेटर पर चार्ज मूव नहीं कर सकता। जैसे ये देख लीजिए, ये शीट है, मान लीजिए ये शीट है, लेकिन ये इंसुलेटर है, तो अगर ये इंसुलेटर है तो इस पर जो चार्ज दिया जाएगा तो वो चार्ज इसी पर रहेगा, ये सरफेस उसको अलाउ नहीं करेगा मूव करने के लिए, तो यहाँ पर भी मूव नहीं किया, जो चार्ज यहाँ पर दिया गया वहीं पर रह गया। लेकिन अगर एग्जाम्पल के लिए ये चार्ज शीट कंडक्टर हो जाए, तब कंडक्टर तो अलाउ कर देता है मूव करने के लिए, तो जब अलाउ कर देता है मूव करने के लिए, तो जितना भी चार्ज इस सरफेस पे दिया जाएगा उतना ही चार्ज जो इसमें है उससे रिपेल होगा, और रिपेल होने के बाद इसके बैक पोर्शन पर वो अपीयर होगा। ठीक है, तो जो चार्ज हमने इधर दिया उतना ही अमाउंट में चार्ज इस साइड भी अपीयर होगा। अगर उतना ही अमाउंट में चार्ज अपीयर होगा तब तो ये इनक्लोजर जब इससे पास करेगा तो इसके अंदर इस साइड में भी उतना चार्ज आएगा और इस साइड से भी उतना ही चार्ज आएगा, तो 2 टाइम्स चार्ज इसमें आ जाएगा, जबकि इंसुलेटर के केस में 2 टाइम्स चार्ज नहीं था। ठीक, तो इन दिस केस total charge inside S equal to twice Q, means 2 times sigma del A। क्यों? because the appearance of charge on the opposite surface या opposite face पर जो अपीयरेंस होगा चार्ज का, उसकी वजह से यहाँ पर चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन। यस, चार्ज को डेवलप करने के कई तरीके हैं, जिसमें इंडक्शन भी एक मेथड है। अगर किसी चार्ज बॉडी के पास कोई दूसरा बॉडी ले आइए तो दूसरा बॉडी कांटेक्ट में ना आने के बाद भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस पर अगर कोई चार्ज है और इसके सामने हम ये बॉडी को ला रहे हैं तो भले इस पर चार्ज नहीं है, लेकिन इसके चार्ज की वजह से नज़दीक आने पर ये इसमें का चार्ज रीअरेंज करेंगे अपने आप को, और रीअरेंज करने का मतलब ये हुआ कि इस पर जो चार्ज है उतना ही चार्ज इस पर अमाउंट में, वैल्यू में अपीयर होगा, इस साइड भी और इस साइड भी। जब अपीयरेंस होगा तो इस साइड भी, लेकिन अपोजिट नेचर का होगा। अब यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इस पर यहाँ पर कौन सा चार्ज अपीयर होगा? निगेटिव, और इसके दूसरे साइड में कौन सा चार्ज अपीयर होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी इस शीट में इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, दिया है, तो इसके अपोजिट फेस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा कि नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा? नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज ही अपीयर होगा, वही रिपेल होगा। पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में रहने वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज की वजह से रिपेल होगा और वही दूसरे साइड में जाकर के अपीयर होगा। दैट्स क्लियर? ठीक है, तो अब टोटल चार्ज यहाँ पर ये रह गया। ठीक है, तो अब फ्लक्स में क्या होगा? तो अब फ्लक्स में क्या होगा? तो अब उसमें बढ़ जाएगा और क्या। देयरफॉर टोटल फ्लक्स ई फ्लक्स I E equal to
ट्वाइस ई टाइम्स डेल ए, अब ये इक्वल होगा किसके, 2 टाइम्स एंड सो, चलिए इसमें लिख दीजिए एंड सो फाई इक्वल टू ये जो हमने यहाँ पर मिट गया ना, तो वो याद है ट्वाइस क्यू 1/ε0 टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए बाय गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स 2q, इतना। और इसलिए ट्वाइस ई टाइम्स डेल ए इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ट्वाइस q, 2 और 2 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, और इसलिए क्या आएगा, e इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स q बाई डेल ए, है ना। तो पर यूनिट एरिया रहने वाला चार्ज हो गया ये, और पर यूनिट एरिया रहने वाला चार्ज क्या कहलाता है, सिग्मा ही तो कहलाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं e इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स सिग्मा। क्या पाया आपने, जो इंसुलेटर था उसके एक्सप्रेशन में, जब ये इंसुलेटर लिया था हमने, तो उसके एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक फैक्टर 2 था, 2, और जब ये कंडक्टर लिया तो इसमें वो फैक्टर 2 नहीं रहा, मतलब ये फील्ड उसके फील्ड से डबल हो गया। यस, डबल हो गया बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ एडिशनल चार्ज ऑन द अपोजिट फेस, ठीक है। तो इसलिए जो कंडक्टर चार्ज अगर शिफ्ट लिया जाए तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा उतनी ही डिस्टेंस पर इंसुलेटर की वजह से जो फील्ड होता है उसका डबल फील्ड होगा ये, ठीक है। तो रिमार्क्स में हम इसे लिखेंगे, तो ये हमने निकाल दिया कंडक्टर शीट के लिए। अब रिमार्क्स में पॉइंट नंबर 2, E field due to charge sheet insulator equal to half the field, half the E field due to the charge sheet कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए, ठीक है। यस, तो चार्ज कंडक्टर अगर रहा तो उतने ही डिस्टेंस पर जो फील्ड बनाएगा वो डबल बनाएगा इंसुलेटर वाले का, तो इंसुलेटर वाला फील्ड कितना हो जाएगा, हाफ हो ना जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हाफ कर दिया। तो ये 2 यहाँ पर रखेगा अगर इस साइड में, तो इसके लिए हाफ रखेंगे, लेकिन यही 2 अगर इस साइड में रखे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 टाइम्स होगा मल्टीप्लायर में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपने मार्केबल पॉइंट नोट कीजिए कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/2/ε0 हो या E इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स हो, है ना, इसमें सिग्मा रहेगा, ठीक है। तो बस फर्क है इस 2 का, जो इसमें नहीं है और इसमें है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस इसमें इन्वॉल्व है, ना तो इसमें वो डिस्टेंस इन्वॉल्व हुआ और ना ही इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शीट डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पर, है ना, ये हमेशा याद रखिए। और इसलिए ये कांस्टेंट एक फिगर हो जाता है, ये फिगर क्या है, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस डिपेंड नहीं है, तो फिर हमेशा ही इक्वल वैल्यू रखेंगे। तो इसको हम प्रोसीड कर लें। देयरफॉर E field is independent of the distance of the point from the sheet, from the charged शीट। चार्ज शीट से डिस्टेंस पर यह डिपेंड नहीं करता है। यस, तो हमारा ख्याल है कि इस रिमार्क्स के बाद
अब हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिलसिला जो चल रहा था, गॉस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, तो इतना काफ़ी है। अब हम समझते हैं कि आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि हाउ टू यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन इन डिफरेंट केसेस ऑफ चार्ज बॉडीज। नहीं, अलग अलग चार्ज बॉडी के केस में हम गॉस थ्योरम को कैसे यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, ये आपको आइडिया हो गया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। अगर ऐसा है तो आप कुछ अपने बुक से, जो भी आपके पास बुक है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, उस पर बेस्ड आप उसको खुद टैकल करने की कोशिश कीजिए। अगर निकल जाता है तो हमारा ख्याल सही निकलेगा, समझ गए आप। अगर नहीं निकलता है तो कॉन्टैक्ट मी 9973537860 इस पर, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये क्लास आज का ओवर हुआ।